उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आन्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकालीन के लिए विधि विधान से 12:14 पर बंद कर दिए गए। देश विदेश से श्रद्धालु गंगोत्री धाम में आज इस पल के साक्षी बने। कपाट बंद की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हुई। इस दौरान विशेष आरती व पूजन अर्चना की गई। इसके बाद मां भगवती गंगा के स्वर्ण विग्रह को उनकी डोली में विराजित किया गया। साथ ही चांदी के अखंड दीपक में 6 माह के लिए घी, तेल आदि डाला गया और ठीक 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालु के अगले 6 माह के लिए विधि विधान से बंद कर दिए। मां गंगा की उत्सव डोली सेना बैंक की अगुवाई में मुखवा गांव के लिए रवाना हुई और आज गंगा की उत्सव डोली मार्कंडेय में देवी मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी और कल दोपहर तक शीतकालीन मंदिर मुखवा गद्दी पहुंचेगी। 4 बजे ढूंढे थे, माँ गंगे का अभिषेक किया गया। उसके बाद 6:30 बजे माँ गंगा की आरती हुई। उसके बाद सभी तीर्थपुरुषों ने यहाँ पर गंगा सहस्रनाम का पाठ किया और गंगा मैया का जो कलेवर है उसको उतारा गया और माँ गंगा की डोली 12:14 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी गई है और यहाँ की गंगा मैया की डोली प्रस्थान हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दी गया है और हजारों श्रद्धालुओं के साथ माँ भगवती गंगा की जो डोली है वो मुखवा के प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास आज हम लोग देवी मंदिर में रहेंगे जो माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास से जो है 4 किलोमीटर पहले है और हम कल सुबह हजारों श्रद्धालुओं के साथ माँ भगवती गंगा के पावन धाम मुखवा में पहुंचेंगे। 6 माह सभी को वहाँ पर दर्शन सुलभ हो पाएंगे। आप सब लोग वहाँ पर पधारें। माँ भगवती गंगा की तरफ से अन्नकूट सबको बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ ले रहा है, जहां कांग्रेस हाल ही में केदारनाथ यात्रा में हुई अव्यवस्था मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में प्रतिरूप का शिलान्यास करना समेत 15 पुरोहितों के विरोध को मुद्दे के रूप में उठा रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने कर्कश में जवाबी तीर रखे हुए हैं। भाजपा एक और कांग्रेस के शासनकाल साल 2013 की आपदा को लेकर उसे घेर रही है। वहीं अपनी डबल इंजन की सरकार की भी खूबियां गिना रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कोथौला ने आपको बता दें केदारनाथ के विकास में डबल इंजन के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस को उसके शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार व माफियाओं के कब्जे वाला करार दिया। जो 2013 की आपदा को याद नहीं करते। ये कांग्रेस वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कई दिनों तक कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन थे। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस अगर जो विकास की बात करती है तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का विरोध किया और इनके नेताओं ने कहा था कि अगर जो उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारी लाश होगी। तो ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करती है। केदारनाथ में जिस प्रकार से 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि केदारनाथ की जो विकास के काम है, केदारनाथ की पुनर्स्थापना के काम है, केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से जो नए कार्य हुए हैं, इस प्रकार से केदारनाथ के कामों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेजी से काम किया है। आज आप देखेंगे कि हर साल केदारनाथ की जो यात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ही कमाल है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ही कामों का नतीजा है कि आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर के केदारनाथ तक की जो कनेक्टिविटी है सड़क को लेकर के, दिल्ली से लेकर के और केदारनाथ तक की जो एयर कनेक्टिविटी है, दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ जी तक की एयर कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी है, जो बेहतर सड़कें, बेहतर इंफ्रा हमारी सरकार ने खड़ा किया है। निश्चित रूप से उसकी बदौलत आज उत्तराखंड का धर्माटन बढ़ा है, तीर्थाटन बढ़ा है और कांग्रेस ने केवल और केवल बातें की हैं। कांग्रेस केवल और केवल विरोध की राजनीति करती है। कांग्रेस के लोगों को अपने उस समय के राज्य को याद करना चाहिए जब उनकी सरकार थी। तब 4th फ्लोर तक सिंडिकेट का कब्जा था। तब 4th फ्लोर में कहा जाता था कि सिंडिकेट हैं, शराब माफिया है, भू माफिया है, तमाम जो माफिया तंत्र था वो कांग्रेस के जमाने में उत्तराखंड के अंदर देखा गया था। उसी का नतीजा है
आज उत्तराखंड की जनता ने 2-2 बार कांग्रेस को रुड़की गंगनहर पर पैदल ब्रिज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की संस्तुति पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था। गुरुवार के दिन निर्माणाधीन पुल अचानक से गंगनहर में पानी आने के साथ ही गिर गया। हालांकि पुल गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोक निर्माण विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर लोक निर्माण विभाग किस तरह से इस पुल का निर्माण कर रहा था कि पुल अचानक से भरभराकर गिर गया। पुल गिरने की घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी रुड़की में घटना हो चुकी है। वहीं अब रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि पुल गिरने के मामले में जांच कराई जाएगी। रुड़की में विकास कर रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। रुड़की में लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी अतिवृष्टि बारिश का मौसम खत्म हुआ, लगातार गड्ढा मुक्त जो है रुड़की को कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से कि रुड़की को क्या पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करा जाए। सड़कों का निर्माण हो रहा है, नालों का निर्माण हो रहा है। जो नाले आज तक 50-60 साल में 100 सालों में नहीं बने, वो नाले रुड़की में बन रहे हैं। आप मोहनपुरे का, दिल्ली रोड का नाला देखिए, अपने आप एक इतिहास बना रहा है। माजरा का, शेरपुर का, गुलमोहर जी का, नदी तक जो नाला बन रहा है वो अपने आप इतिहास बना रहा है। सड़कों का निर्माण लगातार चल रहा है। सोनीपुरम में 27 सड़कों का निर्माण हो गया है, अमृतसर में सड़कों का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूँ कि विकास कार्य जिस गति से अब चल रहे हैं उत्तराखंड में, आज तक कभी इतने कार्य नहीं है। ये शटरिंग करी गई थी अभी और नहर बंदी थी, नहर बंदी में शटरिंग जो रेते पे रखी गई थी और कल अचानक पानी चलने से जो है हादसा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अधिकारी जानते हैं क्योंकि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड के सामंजस्य कहीं नहीं रहा। पानी चलाने से पहले एक बार चेतावनी देनी चाहिए, पानी चल रहा है। तो मैं तो शटरिंग अभी खरीद थी, शटरिंग क्षतिग्रस्त हुई है और आगे गुणवत्ता के ध्यान के लिए और लापरवाही के लिए अधिकारी को बोल दिया गया है। चाहे वो एक्सटर्न हो, चाहे हमारे ईएनसी हो, हमारे जेईई हैं, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बहुत अच्छा सुंदर मजबूत पुल बनेगा और लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आगे लापरवाही ना हो और मजबूत पुल बने। शटरिंग पहले मजबूत होगा, सही पुल मजबूत बनेगा। तो शटरिंग के लिए सनातन धर्म में मनाया जाने वाला दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज शामिल हैं। वहीं आज चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और गाय माता की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें मिष्ठान आदि खिलाया गया और मान्यता है कि श्री कृष्ण ने आज के दिन गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिसको लेकर गोवर्धन पूजा की जाती है। उसी क्रम में आज गोवर्धन पूजा विकासनगर क्षेत्र में की गई। पर्वत उठाया था, उसमें पूरी जीव जंतु इंसान सारे उसी पर्वत के नीचे बसे थे। बारिश, बाढ़, तूफान सब कुछ आया था, तो इसलिए जब से ही गोवर्धन पूजा गोवर्धन मानते हैं हमारे धर्म में। और जैसे हम हिंदू धर्म में अपनी दिवाली बनाते हैं, तो इस अवसर पर गाय की दिवाली भी बनाई जाती है। इस वजह से गोवर्धन पूजा की जाती है। इसको हमारे धर्म में बहुत जरूरी है करना। जैसे हमने अपनी अच्छी सी दिवाली बनाई, तो ऐसे इनकी भी टिक्का लगाया, फूल की माला बनाई और इनके लिए पूरी पकवान बनाई, मिठाई बनाई और इनको खिलाया और इनके तिलक लगा के इनके चरण छुए। और गाय हमारे धर्म में पूजी जाती है, इसलिए इसकी दिवाली बनाई जाती है। दून अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टरों की दीपावली के दिन अतिरिक्त ड्यूटी लगाई थी और इसके अलावा बर्न वार्ड में भी 2 डॉक्टर अतिरिक्त दिए गए थे और वहीं सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए थे ताकि पटाखों से जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल के इमरजेंसी ओटी में 78 केस बर्न के आए थे और जिसमें से एक क्रिटिकल केस है और उस मरीज को दून अस्पताल में एडमिट भी किया हुआ था। और त्वचा रोग विशेषज्ञ ने बताया कि 77 केस ऐसे थे जो -1 केस थे जो मोमबत्ती और दिए से जले थे। उनका उपचार कर उनको साथ ही जो है वो घर भेज दिया गया और उसके अलावा कुछ केस ऐसे भी थे जो एक्सीडेंट के थे और कुछ लड़ाई झगड़े के भी केस सामने आए। एक्सीडेंट के कुछ केसेस थे 28 और 30 के लगभग हमारे पास लड़ाई झगड़े के केसेस। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या किसी तरह से जल के आए थे, जो ट्रीटमेंट के बाद। रामनगर में बम पटाखों की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चे के साथ ही 5 से ज्यादा युवा बम पटाखों की चपेट में आ गए और झुलस गए। आपको बता दें जिनका उपचार रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में किया गया। रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर तौहीद ने बताया कि रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में 2 दिनों तक दिवाली मनाई गई थी और 2 दिनों में
8 से 9 केस जो है वो दिवाली में बम पटाखों से जलने के थे, जिनमें से एक मामला सल क्षेत्र से था और जबकि अन्य सभी रामनगर व आसपास के क्षेत्र के हैं। डॉक्टर तौहीद ने यह भी बताया कि सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी मरीज को घर के लिए रवाना कर दिया गया। जी, जैसे कि रामनगर में दीपावली मनाई गई है, इसमें कल और परसों हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई है, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेज आए हैं, जिसमें कुछ 8-9 के लगभग केसेज आए। इसमें रात्रि के टाइम पर भी कल हमारे यहाँ 4-5 केसेज आए थे, जिसमें से एक बच्चा था और 4 बुजुर्ग थे। मेरा नाम डॉक्टर तौहीद है, मैं रामदत्त अस्पताल में GDMO पोस्ट पे हूँ। मंगलौर में वन माफियों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहे हैं। आपको बता दें, ये वन माफिया वन विभाग से बेखौफ नजर आ रहे हैं। वन माफियाओं के द्वारा रात के अंधेरे में आम के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और वन विभाग के कानों कान खबर नहीं है। पूरा मामला मंगोर के लिबरहेड़ी गांव का है। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस को देखकर वन माफिया फरार हो गए। मौके से एक ट्रैक्टर और 3 साइकिल बरामद हुई हैं। लक्सर में चोरी की घटनाएं भी चरम सीमा पर हैं और चोर बेखौफ होकर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वही पुलिस के सामने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाना भी इस समय एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आपको बता दें, बीती रात एक बार फिर अज्ञात चोरों ने लक्सर कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में एक किसान की पशुशाला को निशाना बनाते हुए 3 पशुओं को चोरी कर लिया गया और चोरों की यह चोरी की करतूत CCTV कैमरे में भी कैद की गई और जिसमें शातिर चोर पशुओं को अपने साथ ले जाते भी दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने के बाद सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की, मगर चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आपको ये भी बता दें कि हुसैनपुर गांव में चोरी का यह कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी अज्ञात चोर किसानों की ट्यूबवेल से दर्जनों मोटरें और उनकी तारों को भी चोरी कर चुके हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा के सीनियर नेता माने जाने वाले नवीन चंद्र ढुमका ने विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में दिख रही अवैध शराब एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर जो है वो किया जा रहा है, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक शिष्टमंडल नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। मैं भी यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो शराब की अवैध बिक्री की चर्चा बहुत तेजी से राज्य में है और मैं समझता हूँ कि 2 ही तरीके से रोक सकती है, या तो सरकार प्रशासन और पुलिस का तगड़ा डंडा इनके ऊपर हो और या फिर लोग जश्न में इकट्ठे होकर इस टाइप की जगह जगह पर जो स्पॉट बने हैं उनको घेर लें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको चेतावनी दें। इससे भी जन संगठन और जन विरोध से भी इस टाइप की घटनाएं बंद हो सकती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का फिर भी साथ चाहिए। इस मामले में शीघ्र ही हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर के यहाँ के SSP महोदय से मिलने वाले हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने गैंगस्टर गैंग में कार्रवाई की वैसी हिसाब से व्यवसाय पर भी कार्रवाई करके इलाके को ढाल दिलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली के अवसर पर बाबा केदार के धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु उत्साही दिखे। दीपावली के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित शासकीय आवास पर गोरखली समाज के रंगकर्मी बच्चों ने भाईलो उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्री ने रंगकर्मियों को दिवाली की बधाई दी और मिष्ठान भी वितरित किया। विधित और की भाईलो पर्व आमतौर पर लक्ष्मी पूजा की रात को महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है, जबकि जौशी अगली रात को लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि पिछले वर्ष के दौरान इसे महिला और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से
मनाया जाता है। इन्हें कृष्ण दहलानी और दाउसी कहा जाता है। कार्यक्रम के अंत में भोजन एवं मिष्ठान परोसा जाता है और गायकों को पैसे भी दिए जाते हैं। इसके बदले में भाईलो टीम सुख समृद्धि एवं सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। डोईवाला के मारखंड ग्रांट बुल्लावाला में श्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला शामिल हुए और सैकड़ों श्रमिकों को किट वितरित की गई। इस दौरान सांसद देवेंद्र सिंह रावत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि सभी श्रमिक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक बीमा योजना एक वरदान साबित हो रही है और कार्यक्रम में लेबर इंस्पेक्टर आनंद शेखर ने बताया कि क्षेत्र में तमाम ऐसे कैंप लगाकर श्रमिकों को लाभ भी दिया जा रहा है और जहां पर 400 श्रमिकों को लाभ दिया गया और आगे भी इस तरह के कैंप जो है वो क्षेत्र में आयोजित होते रहेंगे। अधिकारी डोईवाला आनंद हूँ और जो उत्तराखंड भवन हमारे श्रम विभाग का सहायक बोर्ड है, उत्तराखंड भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जो वर्कर जो मजदूर विभिन्न श्रेणियों में कार्य करते हैं, भवन निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे कोई मजदूर होता है, मिस्त्री होता है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पीओपी का कार्य करता है, पेंट का कार्य करता है, प्लम्बिंग का कार्य करता है, या किसी भी प्रकार के जो विभिन्न निर्माण इकाई इस ट्रेड में होती है कि उनको भवन को बनाने में कार्यरत कार्मिक होते हैं, उनका मजदूरों का पंजीकरण उत्तराखंड श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। श्रम विभाग कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसमें अनिवार्य योग्यता जो पात्रता है वो ये है कि वर्ष भर में 90 दिन का कार्य का प्रमाण होता है और संबंधित श्रमिक की बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड वो मैंडेट होता है और 90 दिन का कार्य मैंडेट होता है। स्व घोषणा और एफिडेविट के माध्यम से हम उनसे प्रमाण लेते हैं और संबंधित पे जांच करके और जो उनका है श्रमिक कार्ड जो है जारी करते हैं। जैसा कि अभी आज हमारे इस कार्यक्रम में भी सांसद महोदय और विधायक जी यहाँ रहे और पहले भी अब से पहले भी मुझे लगता है कि जब से श्रम विभाग से सामान वितरण का कार्यक्रम हो रहे हैं तब से 4 साल 5 साल 6 साल पहले से भी जब भी सामान वितरण होता है तो विधायक जी और सांसद जी का बहुत सहयोग इसमें रहता है, क्योंकि जो हमारे प्रवर्तन अधिकारी हैं आनंद शेखर जी, तो उनका भी बहुत बहुत मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ कि जो भी कार्ड यहाँ से हैं और जो उसके पात्र हैं, कार्ड धारक हैं, उनको सामान देने के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि इनको नहीं देना। वो कहते हैं मैम जितना ज्यादा हो सके लोगों को उसका लाभ पहुँचना चाहिए और जब लोगों को लाभ मिल रहा है तो विधायक जी और सांसद जी का सख्त निर्देश है कि ये जो पात्र हैं इनको घर घर तक इनकी इस योजना का लाभ मिले ताकि वो श्रमिक जो है अपनी टूल किट या किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी के लिए कर सके। तो ऐसा मानना है कि विधायक जी और सांसद जी के उससे ये जगह जगह अभी कैंप लगाए जा रहे हैं और भी क्षेत्रों में अभी ये सामान वितरण का कार्यक्रम उनके माध्यम से होगा। भारत सरकार की योजना है कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए सरकार के द्वारा और जो जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए उनको उस तरह के टूल किट दिए जाते हैं और एक महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन का जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे। आज सर्वाइकल कैंसर काफी देखा गया, वो भी ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की जो व्यवस्था की गई है, उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शादी के अवसर पर उनको 50,000 रुपये दिया जाता है। उन सब बातों से श्रमिकों को अवगत भी कराया गया और जो श्रमिक हैं उनको टूल किट भी दिए गए। आज श्रम विभाग की तरफ से सामान का वितरण किया गया जिसमें हमारी पंचायत के वार्ड मेंबरों ने और हमारे द्वारा खुद इसमें बहुत प्राथमिकता दिखाते हुए इस कार्य को किया और कम से कम 400 आदमियों को निःशुल्क किट बांटी जा रही है और इसमें कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और ब्रजभूषण गैरोला जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से यहाँ समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। त्योहारों का भी समय था लेकिन वो यहाँ पर आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये अभी ये ऑनलाइन हो गया है, पहले तो बन रहे थे लेकिन अब ऑनलाइन है
और जैसे ही इसकी साइड खुलेगी, मैंने अभी मंच के माध्यम से बोला है कि कोई भी छूट गया हो तो हमारे से संपर्क कर ले, हम उसका निःशुल्क कार्ड बनवाएंगे और निःशुल्क की उसको सामान दिलवाएंगे। इसमें एक तो ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन चाहिए जिसमें उस वर्कर ने 90 दिन काम किया हो, एक आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक का खाता और एक फोटो चाहिए। इससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद कार्ड बन जाता है। कार्ड बनने के बाद 3 महीने के बाद उसको पूरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब सरकार और प्रशासन जो है वो तैयारी में जुट गए हैं और खेल विभाग की तरफ से दूसरे विभागों की भी मदद जो है यहाँ ली जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य को लंबे समय के बाद राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है और उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल शुरू होंगे जो फरवरी माह तक चलेंगे। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में खेल विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे समय रहते खेलों की तैयारी पूरी हो सके और अब मात्र 90 दिन का समय बचा है जिसमें तैयारी भी पूरी करनी है और व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करना है जिससे उत्तराखंड का नाम मेजबानी के लिए देश भर में जाना जा सके और राष्ट्रीय खेल देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी और पिथौरागढ़ में आयोजित होंगे जिसमें 20 गेम देहरादून में और 20 गेम अन्य जगहों पर संपन्न कराए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए कोई अलग से खेल गांव नहीं बनाया जाएगा बल्कि जो व्यवस्थाएं खेल विभाग की तरफ से की गई हैं उन्हीं से अनुरूप खेल संचालित होंगे। ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से तमाम स्कूल और कॉलेजेस को ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनके स्कूल के पीटीआई, उनके स्कूल के स्पोर्ट्स कोच, उनके स्कूल के वैसे एथलीट जो कि खेलों में रुचि रखते हो, ये कृपया करके हमारे वॉलंटियर पोर्टल पे जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का यूथ फेस्टिवल के समय इसको लॉन्च करेंगे, उसमें वो अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। वॉलंटियर पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो उससे उनको सीखने को भी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे कि कैसे स्पोर्ट्स की वॉलंटियरिंग की जाती है और ये एक लर्निंग एक्सरसाइज होगी उनके लिए। बहुत बड़ा माहौल में वो पूरे भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो भी क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में तो किसी प्रोक्योरमेंट करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कोई ऐसा आता है तो इसे ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। हमारी टीम को, हमारी टीम ने कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कैसे क्या कर सकते हैं तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस से जो भी बातें होती वो की और हमारे लोगों ने उससे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे। लगभग हर 10 दिन में आप देखोगे एक टीजर के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। 28 तक हमारे पास लगभग हम 9 ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि आने वाले समय हम आपने देखा यूथ फेस्टिवल हमारा जो आने वाला है 10 से 14 के बीच में, उसमें भी हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। वही खेल विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के खेल प्रशिक्षकों और होनहार प्रतिभावान खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि वे अगर वही राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर के रूप में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आवेदन करना होगा जिससे वे खेलों के बारे में और बेहतर जान सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिए तो फाइनल स्टेज इसको नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि फाइनल स्टेज तो तब होगा जब जीटीसीसी और डीओसी आके दोनों फिर से देखेंगे, हो सकता है फिर से कुछ कमी निकाले और फिर कुछ करना पड़े। तो इसलिए मैं फाइनल तो नहीं बोलूंगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% रेडी है आज। देखिए, मैं वैज्ञानिक पहलू का इजराज करने से तात्कालिक तब्दीली नहीं आती है, लेकिन एक जो मैं आप कहूंगा कि पूरे सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि हम आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को तैयार कर पाएंगे। और जहां तक कई बार इसमें तात्कालिक की जो आप बात करते हैं, कई साइंटिफिक पहलू ऐसे हैं जैसे कि तात्कालिक हल्का फुल्का 10%, 5% ऐसा होता है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा अभी से ही विपक्षी दलों पर जुबानी हमले कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संयोजक आदित्य कोठारी की माने तो जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस जीत के दावे कर रहा था और चुनाव समाप्त होते होते उन सभी दावों की हवा निकल गई, उसी प्रकार से केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस भले ही जीत की बात कर रही हो लेकिन जनता सरकार के साथ है और सरकार के विकास के कार्यों पर मोहर लगाना चाहती है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है,
शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलोर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे, सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है, वहां की जनता विकास के साथ है। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।